हाँ यानी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। अच्छा भाई, अगेन हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ड्राफ्टिंग का रिलेटिंग टू योर फ्रॉड। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है जिस पे रिक्वायरमेंट में ये मांगा जा रहा है कि भाई डिस्क्राइब करें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को अगर तो कोई आपको दिखते हैं दैट आर इंडिकेटेड इन दी अबव इंफॉर्मेशन। मैं इसको रीड कर लेता हूं। वो कह रहा है एट द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ प्रूडेंट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी सीनियर ऑडिटर ऑफ योर टीम सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है और कह ये रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर स्मार्ट एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव whose remuneration is mostly based on earnings। तो आप सिर्फ इस फैक्टर को देखते हुए मुझे बताएं क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप लिख के बताएंगे जल्दी से मुझे कि बोल रहा है कि अगर आप किसी इदारे का ऑडिट करने गए हैं तो आपको ये चीज पता लगी है तो क्या आप अलॉन्ग विद अपने सारे रिस्क असेसमेंट के साथ क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर को रखेंगे एक जगह पे? आपका जवाब यस होगा या नो होगा, पर किसी बेसिस के ऊपर होगा। यानी आप जब ऑडिट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं यार ये रिस्क हैं, तो रिस्क होने की वजह होती है, तो वो आपने लिखनी है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई मेरा रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है, तो क्यों होता है वो? कि कॉम्पिटिटर आ गया, सही है जी, मार्केट में डिमांड नहीं है, फिर कैसे सेल्स बढ़ रही है, तो वजह है ना। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर की भी कोई ना कोई वजह होगी। एग्जामिनर ने आज तक फ्रॉड को और टेस्टिंग को आपस में कनेक्ट नहीं किया है, रिस्पॉन्सेस को हम करेंगे आगे जाके, वो आज तक टेस्ट नहीं हुआ है तुम्हारे कैफ के लेवल पे। पर जब प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब करेंगे। और आई बिलीव कि आप लोगों ने प्रोसीजर्स की इन्वेंट्री की क्लास ले ली होगी। बिलीव गलत है? ले ली? आज लोगे? FAR तो लाइव लेते हो ना आप लोग? अच्छा कल वो तो मैंने जानबूझ के 37 मिनट की दी थी। ऑडिट तो मैं तभी सुकून से अपने हिसाब से कि भाई एक लेक्चर वो दे दिया, प्रैक्टिस खुद करा रहा हूँ, तो सही है। अच्छा भाई, खिजर ने लिखा है यहाँ पर, आप लिखें तो फिर मैं रीड करूँ। अच्छा रोशनी, आपने जो है बिल्कुल मतलब पिक सही किया है, बट थोड़ी सी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है। लिख लिया? सुना है? सही जी, यानी आप ये कह रही हैं कि भाई एज द रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स, दिस रिप्रेजेंट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बिकॉज बेस्ड ऑन दी बिकॉज देयर इज एन इंसेंटिव फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कमिट फ्रॉड। सही है जी, बेस्ड ऑन नहीं। अच्छा उषा लिखती हैं द CEO's remuneration is dependent on the earning of the company, it shall be an incentive, it shall be नहीं, आप बोलेंगे there is an incentive, आप बोलेंगे भाई ये है तो इंसेंटिव है। अच्छा अगर किसी इदारे में आप गए, बात समझिएगा, मुझे बताएं क्या हर इदारे में ये वाला फ्रॉड रिस्क फैक्टर होगा? नहीं, उस इदारे के अंदर होगा जिस इदारे के अंदर आप कहेंगे कि भाई उसके पास एक वजह है ये फ्रॉड करने की। अगर ये वजह ही नहीं होगी तो ये फ्रॉड भी नहीं होगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही नहीं होगा ना भाई। एक इदारे में ना कोई ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हम कहें कि भाई वो फ्रॉड कमिट कर सकता है, तो वहां पे वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रेम्यूनरेशन प्रॉफिट पे बेस ही नहीं करती, होगी फिक्स होगी। अगर मैं कह रहा हूं किसी इदारे में आप गए उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स है, तो फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। तो वो तब होगा जब ये हालात वाकयात होंगे, तो हालात वाकयात नहीं है तो वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे ताजदार लिखते हैं एज मिस्टर स्मार्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू क्लाइंट एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेम्यूनरेशन डिपेंड्स ऑन द अर्निंग एंड इट्स एन इंसेंटिव। अच्छा थोड़ी सी अल्फाज के ताजदार कनेक्टिविटी को सही रखो, आप सिंपल लिख दोगे न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड हुज रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन द अर्निंग्स।
This creates an incentive for chief executive officer to commit fraud. So hence we consider this to be a fraud risk factor. मैं तो एग्जामिनर दूंगा, बोलूंगा बताओ इस पे काम क्या करोगे, मतलब यही है ना। मैंने तो बोला कि भाई चलो फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो हो गया, आप ये मक्खी पे मक्खी बिठाना तो सीख गए ना। अब सवाल तो ये है कि इस पे काम क्या करोगे। डिजाइन योर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा नहीं लिख पाएगा क्योंकि आज तक उसने पढ़ाई नहीं है, सही है। तो हम ज़रा एक काम करेंगे ना, पहले प्रोसीजर्स कंप्लीट करा लूँ, फिर स्पेसिफिक सिखाऊंगा कि ये होगा तो उस पर ये काम करना, ये होगा तो। अब जैसे इन्वेंट्री साइकिल अगर किसी ने, मतलब अल्लाह से दुआ है मेरी कि आप लोग ले लें, पर अगर आप लोगों ने ले ली तो आपको पता लगेगा कि भाई इन्वेंट्री को भी वेरिफिकेशन के तरीके हैं, उसमें भी वैल्यूएशन चेक होगी। चलो पीपी तो ले लिया है ना, पीपी के ऊपर भी आपने एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका है। तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक होती है, जाके इंस्पेक्ट करते हैं, और शीट टू फ्लोर या फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये चीज मौजूद है या नहीं है। फ्लोर टू शीट हो तो कंप्लीटनेस, तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग रियली मैटर्स, सही है जी। खैर तो इस पे भी आएंगे, तो बहुत फोकस लेके चलेंगे ताकि कुछ भी पूछ ले तो एटलीस्ट आपका दिमाग हाजिर हो। खैर क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगेन मैं कहता हूँ ये बार बार, हमजा कह रहे हैं CEO's remuneration is based on the earning, therefore there is a risk of fraudulent financial reporting as CEO has an incentive to overstate the sales or revenue। बिल्कुल सही है कि भाई CEO के पास क्या है, एक इंसेंटिव है। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर दें यहाँ से, तो हमने कहा कि भाई CEO के पास टेक्निकली ये इंसेंटिव है ये करने का, अदरवाइज इसको कोई शौक नहीं है कि वो ही करेगा, उसका अपना मफाद है तो वो करेगा, अदरवाइज कोई नीड ही नहीं है। खैर हमने कहा सर अगले पे आ जाएं। मिस्टर स्मार्ट इज रेप्यूटेड एज अ सीजन्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सही है जी, एंड हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो आप बेहतर जानते हैं, आप लिख के बताएं। नहीं, इंटरनल कंट्रोल, ये वेग बात तो करनी नहीं है ना ऑडिट में। टारगेटेड बिल्कुल लिखो पहले, क्या है फ्रॉड रिस्क फैक्टर है नहीं है मुझे नहीं पता, आप बताएंगे क्योंकि हमने इस पर टाइम लगाया है। जल्दी, सही है, यानी क्या ये सही कह रहे हैं कि सर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑडिट कमिटी एंड द CEO। उसको फर्दर इलैबोरेट करना चाहो तो बता सकते हो कि बिकॉज ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम he may not report deficiencies to the directors। ऐसा ही है, क्योंकि अगर होगा भी तो वो appropriate action नहीं लेगा। अच्छा भाई, जैनब लिखती हैं कि मिस्टर स्मार्ट इज वेरी गुड फ्रेंड विथ चेयरमैन, दिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर स्मार्ट टू कमिट फ्रॉड। दिस इज अ फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज CEO हैज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड विथ मैनेजमेंट, यानी आई चेयरमैन, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया फरिया आपने। जैनब मिस्टर स्मार्ट इज वेरी गुड, ये तो हो गया था, ओके। यानी सर अगर हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसको हम अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं कह रहे, इंसेंटिव क्यों नहीं कह रहे हैं? इंसेंटिव तो नहीं ना, इंसेंटिव तो तभी जिसका अपना पर्सनल मफाद हो। अपॉर्चुनिटी तो मतलब मौका है, कर लिया तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई देखो, सच अ क्लोज रिलेशनशिप इम्पेयर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट कमिटी, क्योंकि ऑडिट कमिटी का मतलब ही यही है कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके कोई ताल्लुक मैनेजमेंट के लोगों से। अच्छा, अगर मैनेजमेंट के लोगों से ऑडिट कमिटी के अच्छे ताल्लुकात होंगे तो क्या ये सही बात है? नहीं, तभी तो रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कि आपकी ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे ताकि प्रॉपरली मॉनिटर किया। अच्छा, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बिठा दूं ऊपर तो वो तो कंपनी चला रहे हैं, वो तो कंपनी में फ्रॉड हुआ भी तो कभी बताएंगे नहीं, तो ये फर्क है। चलें जी, तो हमने कहा दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रॉड, और देखो हमने ये डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी था कि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट की वीकनेस है, एक्टिव ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यानी एक्टिव ओवरसाइट ऑफ गवर्नेंस अगर होता तो हमने पहले सीखा था ना जब मैंने इंटरनल कंट्रोल शुरू करवाया था, तो मैंने बोला था कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझो। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब है कि भाई एक्टिव ओवरसाइट हो, एक्टिव ओवरसाइट का मतलब है सही गवर्नेंस हो। तो यहाँ पे गवर्नेंस सही है या इनइफेक्टिव है? इनइफेक्टिव ऐसे है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बात क्लियर है? चलें जी आगे। तो हमने कहा सर इसके बाद
आप देखें, सिंस हिज ज्वाइनिंग he has proved to be the main decision maker and the board appears to be relying considerably on the Mr. Smart and less interested in day to day operations of the company. वो कह रहा है जब से उसने ज्वाइन किया है तब से वो जो डिसीजन लेता है उसमें मान ली जाती है और कोई इसको ओपोज नहीं करता. और नीचे लिख के देता है कि बोर्ड का मेन कंसर्न है, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेन कंसर्न है कि अब कमाना है और मिनिमम 30% कमाना है. तो ये क्या है? प्रेशर. वेरी गुड. हाँ, अलग अलग है. आप देखें पहले वाले में क्या है. वेरी गुड उषा. अच्छा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊं. जैसे ये वाली चीज़ है ना कि एक बंदा डिसीजन ले रहा है और उसको सब मान रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे पता लगता है जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को रीड करते हैं. आप लोगों में अगर किसी ने कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स का चैप्टर अगर कर लिया हो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं. मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर लिखते हैं कि रिजॉल्व दैट, ये रिजॉल्व हुआ कि हमने ये डिसीजन ले लिया है जिसकी प्रपोजिशन रखी थी इस बंदे ने. तो आप हर मीटिंग में अगर देखते आ रहे हैं कि उसने प्रपोज किया मान लिया, प्रपोज किया मान लिया, तो मतलब एक बंदे की सुनी जा रही है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा. तो वहां से ये बात समझ आती है कि यार ऐसा क्या चल रहा है कि एक ही बंदा डिसाइड कर रहा है, तो कुछ तो मसला है ना. रोशनी, अब बात समझ आई अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया. जैन लिखते हैं कि भाई मिस्टर स्मार्ट इज बीइंग रिलाइड अपॉन by the board of directors and they are less interested in day-to-day operations. This is a fraud risk factor. CEOs has the majority power in decision making and hence he has the opportunity to commit fraud. क्या सही कह रही है? अपॉर्चुनिटी कैसे है? बाकी लोग बैठे हुए तो हैं, सारे उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है. तो दैट मीन्स कि ही हैज अ सिग्निफिकेंट पावर इन द कंपनी एंड इफ a single person has a significant power and dominate कर रहा है वो, तो कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर रहा, तो भाई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आई थिंक खराब है. ऐसा ही है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इज द की एलिमेंट इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर. हाँ भाई देखो, सिंपल लिखा हुआ है, इनइफेक्टिव ओवरसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी. आपने भी समवॉट यही लिखा. तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने पिक करना सीख लिया तो ये इसमें से मार्क्स निकालना आसान है. बट अगेन दिस इज वेरी लॉजिकल. मैं आपको कहता कि भाई जाके ये याद कर लो. अब आप सोचो ना, हमने तो पूरी कहानी बनाई कि फ्रॉड हो सकता है व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज इंसेंटिव, देयर इज प्रेशर या रैशनलाइजेशन. ऐसा ही है. चलें जी, अब हमने कहा इसके बाद आ जाए आगे. ये भी डन हो गया. वो कह रहा है बोर्ड्स मेन कंसर्न इज नाउ द ग्रोथ इन द नेट अर्निंग्स एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हिच मिस्टर स्मार्ट स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शुड बी 30%. 30% की बाबू ग्रोथ चाह रहे हैं अर्निंग्स के अंदर वो भी. तो 30% से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाने का मतलब है सेल्स तो पता नहीं कितनी बढ़ाएगा, कॉस्ट को कितना कम करेगा, तब जाके 30% की अर्निंग की ग्रोथ आएगी. तो आप देखें कि इसमें क्या आपको लगता है? आपको लगता है अब हमने टेक्निकली जितने जितने सवालात किए हैं प्रैक्टिस के अंदर, हर एक टॉपिक को सॉल्व करने की टेक्निक है. तो हम टेक्निक पे काम करते हैं. याद कर लिया, टेक्निक पे काम किया, लिखना आ गया. रिस्क उठा लो, एनालिटिकल उठा लो, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्ट. हमने तो रिपोर्ट में तो पता नहीं कैम में तो तुम्हारी धजियां हो गई थी दिमाग की
याद आ रहा है, कैम के 2 तरीके के सवाल किए थे, एक कैम दिया हुआ था गलतियां निकालो, यस, तो फिर हर सवाल की टेक्निक है। वेरी गुड जैनब। अच्छा, फरियाद ने लिखा, देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज डिसीजन टेकन बाय सीईओ मे बी रैशनलाइज एंड ही हैज अपॉर्चुनिटी, मे बी रैशनलाइज नहीं, ये गलत लिखा आपने फरिया। अब ये लिखेंगी कि डिसीजंस टेकन बाय द सीईओ हैज नॉट बीन चैलेंज्ड, दिस इंडिकेट्स दैट इनइफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सो देयरफॉर सीईओ हैज एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ये जो आपने पहले लिखा था सही है, बिल्कुल सुकून से जुमला बना के लिखो। अच्छा, बोर्ड्स मेन कंसर्न इज ग्रोथ इन द अर्निंग, देयर इज अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट एंड दे माइट कमिट फ्रॉड। ओके जी, कैसे गुड है। द बोर्ड्स मेन कंसर्न इज टू अचीव अ ग्रोथ इन द नेट अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट टू बाय 30%. दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, देयर विल बी अ प्रेशर ऑन हिम, नहीं, देयर विल बी अ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट to commit fraud in order to achieve targeted growth. The situation creates a pressure to commit the fraud due to 30% increase in earning, due to 30% increase in earning नहीं, आप लिखेंगे रोशनी due to the expected growth in earnings that has been suggested by the board. This will create a pressure on the management to commit fraud in order to achieve target profits. सही, हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई एक्सपेक्टेड है तो उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट पे कुछ भी करेगी, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे कि तुम लोग ना है लो, तुमसे काम नहीं होता, यही है ना। अब इसकी एक बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं। बाज़ औक़ात जैसे हमारे पास शॉर्ट डेडलाइन होती है ना ऑडिट के अंदर, जो कि करना नहीं चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि भाई तुम्हारे पास 4 दिन है, रिपोर्टिंग है, जाग के करना है, लेट के करना है, बैठ के करना है, तुम्हें काम करके देना है, तुम्हारे ऊपर है। ये मैंने प्रेशर डाल दिया। अब जाहिर सी बात है उसमें गलतियां के चांसेस क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं गलतियों के चांसेस क्या, फ्रॉड नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है। तो एक काम स्पीड से हो उसमें चांसेस गलती के ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी तो प्रेशर था ना उसके ऊपर की गलती हो गई, यहाँ पे गलती नहीं होगी, जानबूझ के एंट्रीज पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इन एनी केस उसको अचीव करना ही करना है। तो ये दिस इज द थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। नहीं, हम तो, मैं तो ऑडिट फर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, हम तो नहीं फ्रॉड करेंगे ना, उसमें एरर के चांसेस होंगे, क्योंकि उसने करना ही करना है ना कुछ भी करके वो। अच्छा, फिर इसको यूं समझ लो, मैं इसको भी बताता हूं कि बच्चे भी फ्रॉड कर सकते हैं। कैसे? पर फ्रॉड अपने काम में करेंगे कि हो सकता है पीपी की वेरिफिकेशन नहीं की, बोला हो गई है, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट नहीं किया, बोला हो गया, एडिशंस को सही वेरीफाई नहीं किया, यानी टाइम कम दिया, तो उसको वाउचर देखना चाहिए था ना कि पीपी की कैपिटलाइजेशन आ रही है 5 लाख रुपए की, उसके अंदर सेल्स टैक्स कैपिटलाइज नहीं हुआ हुआ जबकि रिफंडेबल नहीं था, तो किसको चेक करना चाहिए था? ऑडिटर को। उन्होंने नहीं किया भाई, टाइम शॉर्टेज थी। क्यों नहीं किया? प्रेशर था। तो वहां पे वो लोग फिर जानबूझ के सेल्स को इन्फ्लेट करेंगे, कॉस्ट को कम दिखाएंगे, क्योंकि प्रेशर है। तो यहां का एंगल भी समझो, वहां का एंगल, यानी बता रहा हूं कि प्रेशर में होता है ऐसा। सही है। खैर, अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। ये प्रोजेक्टर सही नहीं हो रहा था, तो मैंने प्रेशर दिया यहाँ पे हमारे शाहिद भाई को, भाइयों की तरह है मेरे छोटे। तो बोल रहा उस्ताद, मैं 4 बजे से मेरे दिमाग में चल रहा था रात के कि मैं अगर सोता रह गया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको बोला था ये दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू कि ये सही होना चाहिए। तो वो बेचारा 4 बजे से घूम रहा इधर उधर। मुझे 6 बजे कॉल की सुबह, बोल रहा उस्ताद आप आ रहे हैं ना अभी? मैंने कहा वाह भाई, तू तो अभी से उठ गया, वैसे तो 10 बजे उठता है। बोलता नहीं सर टेंशन है। तो ये क्या था? प्रेशर। तो बंदा प्रेशर में काम करता है तो या तो सही होगा या तो लपेटेगा। तो देखो, इसने पहले एक प्रोजेक्टर लगाया था, उसमें क्लास चल गई थी, पर प्रेशर में इसने जल्दबाजी में काम कर दिया था, खराब। फिर मैंने 1-2 दिन क्लास ऑफ की, फिर उसमें काम हुआ सही। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि प्रेशर की वजह से काम होते हैं खराब, आइदर कि वो काम कंप्लीट करने की वजह से या फ्रॉड की वजह से। क्लियर है? खैर चलें जी। फरिया कहते हैं देयर इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर बिकॉज मैनेजमेंट हैज अ प्रेशर टू अचीव ग्रोथ इन नेट अर्निंग्स। ओके, इस पे भी टिक लगा देते हैं। और पहले हम वहाँ से ये पिक कर लें कि एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है।
अच्छा भाई अगला, आपने कहा भाई बोर्ड का जो मेन कंसर्न है वो ग्रोथ है। इसके बाद आ गया देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड मिस्टर स्मार्ट बीइंग कॉस्ट कॉन्शियस हैज अलाउड द सिचुएशन टू कंटिन्यू। भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब यह है कि जो पैसे रिसीव कर रहा है वही एंट्री मार रहा है, जो गुड रिसीव नोट बना रहा है वही माल रिसीव कर रहा है, क्वालिटी भी वही चेक कर रहा है, क्वांटिटी भी वही चेक कर रहा है, आते हुए जाते हुए। तो आप बेहतर समझते हैं कि क्या इस सिचुएशन में फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है, तो उसकी वजह क्या है प्लीज। वेरी गुड उषा। बेहतरीन जैनब। हाँ भाई क्या लगता है इसमें लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में अपॉर्चुनिटी है? अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि देखो अगर अलग अलग बंदे अलग अलग काम कर रहे होंगे तो उसमें चोरी पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर अगर अलग अलग गेम नहीं है तो मतलब जाहिर सी बात है आप एक ही बंदा सब कर रहा है तो वो आराम से उस चीज़ को हाइड कर सकता है। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है ना कि वो अगर पैसे रिसीव करे उसको रिकॉर्ड भी ना करे तो पैसे आए भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं हुए, गायब हो गए। बात समझ आ रही है? और अगर वो क्वांटिटी किसी को डिस्पैच कर रहा है तो क्वांटिटी डिस्पैच करते वक्त उसको सही क्वांटिटी डिस्पैच ना करे, ऐसा ही है ना, तो वो कमिट कर सकता है फ्रॉड। पर अगेन ये तब हो सकता है जब आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द मैनेजमेंट ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द लोअर मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड। क्योंकि लोअर मैनेजमेंट पे अगर आप कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है चोरी चकारी करेंगे। क्लियर है? अब आ जाए आखिरी पे। There is a big layoff plan in place and employees are expecting such plan although it has been kept as a top secret. This layoff will help the company to achieve higher growth in earnings. तो आप देखें कि क्या इस पे हो सकता है। सीक्रेट है पर लोगों को पता लग गया है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। उषा वेरी गुड, बेहतरीन लिखा है। सोचो तो सही यार, आप लोग तो कसम से दिमाग तो चलाओ ना भाई। एक आपको अंदरूनी अपने आप पे सिचुएशन अप्लाई करके देखो। आपको किसी रिसोर्सेस से पता लगा कि भाई आप सबको निकाला जा रहा है, ये बातें एम्प्लॉयज में घूमती हैं। सही जी, एक बबल बनता रहता है, लोगों में गुस्सा आता है, लोग गुस्से में क्या करेंगे? हाँ तो लिखो ना फिर, देखो लिखा हुआ क्या है पहले। वही तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेजी का पढ़ने की तमीज़ अगर हमें आ जाए तो बात ही अलग है। ये उर्दू में पेपर नहीं है ना, वरना तो उसमें यही बातें होती जो मैं कह रहा हूँ। पढ़ें इसको, लिखा हुआ क्या है। गलत है हसीब, गलत है। फरिया कह रही है नो फ्रॉड, अब्दुल कह रहे हैं नो फ्रॉड। हाँ एरर मतलब ऐसी कोई सिचुएशन के फ्रॉड ना हो जिसके अंदर, हाँ बिल्कुल होता है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। भाई मैं कह रहा हूं ना अगर ये चीजें नहीं हो तो फ्रॉड नहीं है। सही है ना? मैं ये कह रहा हूं ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। अभी आपको शक है कि ये है तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड है। देखो रिक्वायरमेंट भी कह रही है डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड हो जाने में और फ्रॉड के रिस्क होने में फर्क है। आप तो बीइंग एन ऑडिटर असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या फ्रॉड हो सकता है और उसकी वजह से कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, आपका कंसर्न ये है। बात समझ रहे हैं? तो भाई आप ऑब्जेक्टिव याद करो, मैंने तो आपको सीए फाइनल वाला पढ़ाया ना। अब ऑब्जेक्टिव याद करो, ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव नहीं, गलत। रिस्क असेस करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को असेस करना, फिर रिस्पॉन्ड करना उस फ्रॉड रिस्क फैक्टर को, और फ्रॉड मिल जाए तो फिर उसको रिस्पॉन्ड करना। तीन चीजें थी। तो वही तो कह रहा हूं ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की असेसमेंट है ना। और अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल गया फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि इसको ऑडिट कैसे करना है। तो वहां चेक करेंगे जाके कि वाकई में फ्रॉड तो नहीं है। अगर फ्रॉड मिल गया तो फिर या तो सही कराएंगे या तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो रिपोर्ट पे चलाएंगे। सिंपल।
ये उसूल है। तो आप लोग अगर रट्टा लगाएंगे, एक कहने को तो एक बुक है, पर उस बुक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बड़ी खतरनाक है, इस बात को समझो। सही है। आज दूसरी बार मैंने ऑब्जेक्टिव बताया एंड आई होप कि आगे आपको नहीं बताना पड़ा, आपको याद रहना चाहिए ये। सही है। अच्छा भाई, since there is a plan to lay off the employees and the employees are expecting such plan, this is a fraud risk factor as the employees may commit fraud and be rationalized about it. चलो जी, ineffective communication of management and employees created a fraud risk factor for employees to commit fraud. Ineffective communication, no, ineffective communication is never a fraud risk factor. It's never a fraud risk factor. मैं तुम्हें इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। कभी किसी इदारे के अंदर आप किसी को बोले ना आपको निकाला जा रहा है, तो वो वैसे ही तैश में आ जाता है, गुस्से में, तो फिर वो काम सही नहीं करता। अच्छा, जब काम सही नहीं करता तो उसमें गलतियां होंगी, काम सही नहीं करेगा तो उसमें, और वो चाहेगा कि भाई जब मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं उसके साथ भी गलत करके ही जाऊं, ये कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं ऐसा हर बंदा नहीं होता। किसी बंदे को आप निकालो, बोलो सही है भाई मेरी रोजी यहां तक लिखी हुई थी, मैं कहीं और काम करूंगा। कुछ ऐसे भी होंगे, बीइंग एन ऑडिटर सोचो, यू हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल। आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करना है, शकी दिमाग के साथ काम करना है। आपने बोला इस वजह से हो सकता है कि फ्रॉड हो, तभी मैं कह रहा हूं ये क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। क्लियर है। अच्छा जी, तो हमने ये कहा कि यहां पर वो कह रहा है एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एंटिटी हैविंग एक्सेस ओवर एसेट्स प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर फ्रॉड। एंड क्या लिखना चाहिए इसके आगे, एंड एम्प्लॉइज might commit fraud because of their rationalization of being, बता रहा हूं इंसेंटिव वाली बता रहा हूं, being laid off। अच्छा बोल रहे हैं employees might commit fraud because of the rationalization of being laid off। अच्छा बात समझिएगा, इंसेंटिव कैसे कह रहा है, ऊपर से इसने कनेक्ट किया है। ऊपर इसने कहा था कि इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, तो अगर एम्प्लॉइज को आप एक्सेस दे देंगे एसेट्स का तो वो तो वैसे ही चोरी कर सकता है ना। तो एक तो एडवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड दी एम्प्लॉइज, तो वो वैसे ही एक इंसेंटिव है वहां से चोरी करने का, और दूसरा वो चोरी करेगा फिर उसको रैशनलाइज भी करेगा। तो हमने जुमले को कंप्लीट कर लिया, एम्प्लॉय माइट कमिट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ बीइंग लेड ऑफ। वो बोला भाई मुझे निकाला जा रहा है, मैंने भी गलत किया, क्या मुसीबत है इसमें, बात क्लियर है। तो इंसेंटिव को उसने ऊपर से कनेक्ट किया है, तो क्योंकि लिखा हुआ भी देखो, हैविंग एक्सेस ओवर एसेट्स। भाई जिस एम्प्लॉय के पास एक्सेस ओवर एसेट्स तो वो एसेट चोरी करने की सोचेगा, पर मैं ये कह रहा हूं ये रिस्क है, ये वाकई में असल बात नहीं है, क्योंकि आप तो ऑडिट करने गए, आप तो सोच रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो ये रिस्क क्रिएट करता है। इस रिस्क का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। क्यों? क्या मैं देखो तुम्हें कनेक्ट करता हूं, हो सकता है कि जब आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया तो आपको ये रिस्क होगा कि हो सकता है कि एसेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हो। नहीं है बात समझ, हो सकता है एसेट एग्जिस्ट, तो तभी हम प्रोसीजर्स में एग्जिस्टेंस को भी चेक करते हैं। तो जिन जिन एम्प्लॉइज के निकालने की बात होती है उनके एसेट्स को तो लाजमी चेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड ऑडिट, दिस इज कॉल्ड टारगेट। अब देखो एक जाहिल ऑडिटर होगा, वो सब बोलेगा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आ जाओ। नहीं भाई, टारगेटेड काम करो ना। आपको जहां रिस्क मिला है, रिस्क भी वैल्यूएशन का मसला नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मसला है कि वो एसेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चोरी हो चुका होगा। तो यहाँ पे रिस्क किसका है? एग्जिस्टेंस का। तो मैं काम भी क्या करूंगा? एग्जिस्टेंस पे। तो मैं बोलूंगा भाई फिक्स एसेट रजिस्टर लेके आओ, बताओ ये एम्प्लॉइज कहां बैठते हैं। हम गए, बोला भाई दिखाओ ये एसेट मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा? तो क्या मेरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं था? मैंने जब उसको रिस्पॉन्ड किया, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो मुझे रिस्क नहीं मिला, मुझे असल में वो चीज नहीं मिली। तो क्या मैं तीसरे स्टेप पे जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे सब सही हो गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अच्छा, अगर व्हाट इफ वहां से वाकई चीज गायब होती, तो मैं बोलता कि भाई उसको अपनी एसेट्स को निकालो।
नहीं निकालते तो मिस स्टेटमेंट, फिर मटीरियल, परवेजिव, इमटीरियल, वो सारी चीजें चलती हैं अपनी। यस तो बात समझ आई। तो देखो दिस इज द अप्रोच। देखो मैं आराम से बोल दूं तुम्हें कि भाई ये आएगा ये आएगा, पर आप लिंक तो करें। एक बच्चे को नहीं समझ आती है कि भाई मैं क्यों फ्रॉड रिस्क फैक्टर सर्च करूं। भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी किसी असर्शन पे इंपैक्ट है। तो एग्जामिनर का किसी दिन दिमाग घूमा तो उस दिन से खौफ खाओ। वो ये बोले, बात समझना भाई, एक पते की बात है ये, कि वो बोले कि भाई ये रिस्क है, अच्छा पहले तो बताओ ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है या नहीं है, फिर बोले इस फ्रॉड रिस्क फैक्टर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट होगा और कौन सी असर्शन हिट होगी। तो ये टारगेटेड ऑडिट, और ये मुझे इसलिए पता है बेहतर क्योंकि मैं अपनी फर्म में प्लानिंग भी ऐसे ही करता हूँ, और ईवाई का जो पूरा मैकेनिज्म है वो है ही ऐसे। वहां से सवालात पूछता है कि ये चीजें हैं, यस नो कर रहे होते हैं। अगर बोलते हैं यस तो बोलता है बताओ कि ये क्यों है। जो आपने लिखा ना यहाँ पर वो प्रैक्टिकल लाइफ में बाखुदा लिखा जाता है। कल ही मैंने इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की है, पर अगेन दिस इज द थिंग ऑफ बिग फोर। तो नीचे भी ऐसे एप्लीकेशन होती है, बट वहां पे तो एक ये जो है बड़ा एक्टिवली फॉलो होता है। बात समझ आ रही है। तो वो कहता है भाई आप बताएं ये फैक्टर्स हैं, यस नो करते हैं। जिस पे यस किया तो बोलेगा बताओ क्यों है। इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। अगर है तो बोलेगा चलो सही है मैंने मान लिया है, तुमने लिख दिया, क्योंकि वो भी जवाबात है ना हमारे, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कह दूंगा फ्रॉड हो सकता है, कुछ होगा तो फ्रॉड होगा। अच्छा खैर, फिर मैंने कहा फ्रॉड है, पर क्या ये फ्रॉड मेरे लिए रेलेवेंट कब है, जब इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे हो। फिर बोलता है लिखो हाउ डज इट इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एट विच असर्शन। नहीं, वो कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मैंने कहा फिक्स एसेट को इंपैक्ट करेगा, तो बोलेगा फिक्स एसेट में भी कौन सी असर्शन को, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस या एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। बात समझ आती है। तो जब एग्जिस्टेंस को वो वेरीफाई करने के लिए हम बोलेंगे हाँ यार, फिर हम जब ऑडिट करने लगेंगे तो मेन इस चीज को चेक करेंगे, क्योंकि मेरा फोकस है। अच्छा फोकस में क्या सारे एसेट्स की एग्जिस्टेंस को चेक करूंगा या उनका जिनका पंगा चल रहा है, तो बाकी भी चेक करूंगा, पर इस पे ज्यादा फोकस होगा। उनको बाकियों को सैंपल पे करेंगे, इसको स्पेसिफिक करेंगे। दिस इज टारगेटेड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो क्लियर है। अब ये तुम्हें हमने वो चीज सिखा दी है जो प्रैक्टिकली होती है। सही है जी। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रैक्टिस के साथ। आई होप हमें एक दो सवाल और करने चाहिए इसके, ऐसा ही है ना। आपको मैं, और फिर वो अलग से चोरेंगी चलती रहेगी रिस्पॉन्सेस की, तो खुदा के वास्ते उसको साथ साथ देखें। हाँ अब देखो, अभी तक तो मैंने जो सिखाया उसमें दो तरीके के सवाल आते हैं फ्रॉड में। या तो फ्रॉड है, एरर है, ये बता दो, या तो बता दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो क्यों है। ये आई कैप के हैं, आई कैप के। अब आगे सुनो, ये कैफ के हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पे काम खत्म। सही है। मैं तो आपको जो सिखा रहा हूं वो तो नेक्स्ट लेवल चीज है ना, वो तो आई नहीं है आज तक। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है भाई। देखो रिस्पॉन्सेज भी आपके कोर्स में, फ्रॉड भी आपके कोर्स में, रिस्क असेसमेंट भी आपके कोर्स में। तो वहां पे आपका दिमाग उस पैटर्न पे चलना चाहिए कि सही है भाई ये है तो मैं यहां से लिंक करूंगा। क्लियर है? चलें जी, मिलते हैं जानी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।